एवरीवन, बताएं भाई कहाँ थे हम। चलिए, तो हाँ, कल डिस्कशन पूरा हो गया हमारा ट्रायंगल होल्डिंग्स का। और कल हमने ट्रायंगल होल्डिंग का आखिरी क्वेश्चन भी देख लिया था। और आज से अब हम शुरुआत करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जिसे कहते हैं क्रॉस होल्डिंग्स। क्रॉस होल्डिंग्स अपने आप में बहुत ही खौफनाक, ब्ला 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 टॉपिक है। एक चीज समझिएगा कि सही मायने में ट्रायंगल होल्डिंग के साथ हमारा बेसिक कंसोलिडेशन पूरा हो जाता है। यानी कंसोलिडेशन की जो भी बेसिक मुद्दे हैं वो सब हमारे डिस्कस हो गए। आज से अब हम शुरू कर रहे हैं कंसोलिडेशन के स्पेशल मुद्दे। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज एवरीथिंग इज डिफरेंट। कभी क्रॉस होल्डिंग आ जाएगा तो कभी जॉइंट वेंचर आ जाएगा, तो कभी एसोसिएट की बात होगी तो कभी पी&एल बनाने लग जाएंगे। यानी हर चीज आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, सब इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा बस अब तो कंसोलिडेशन खत्म हो जाना चाहिए, उसके एक आध हफ्ते में कंसोलिडेशन खत्म हो जाए। आज हम शुरू करते हैं क्रॉस होल्डिंग्स। इस टॉपिक को हम समझें सबसे पहले, ऑब्वियसली ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। और ये बात भी है कि अगर एग्जाम में क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। रीजन उसका ये कि क्रॉस होल्डिंग के क्वेश्चन में कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। बस आप एक बार कैलकुलेशन समझ लें, नहीं आए तो याद कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी इसको समझने दिक्कत वाली मुद्दा है, बाकी ऐसे इसके स्टेप्स रटे जा सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता। यानी आ जाए तो बढ़िया, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, समझेंगे या रटेंगे? दोनों, शाबाश। हथियार सारे होना चाहिए, है ना, पता नहीं कब कौन सा काम आ जाए। तो क्रॉस होल्डिंग का डिस्कशन शुरू करें और समझें क्या है ये। Say there are two companies. A Limited is the holding company. Z Limited is the subsidiary company. Z A को खरीदना चाह रही थी और इसने Z ने A में 20% स्टेक भी एक्वायर कर लिया। बस फिर क्या है, गुस्सा आ गया। ए को गुस्सा आया और बताइए ए ने क्या किया, तो उसे ए ने जेड में 60% एक्वायर कर लिया। बस फिर क्या है, जेड ए को अपना बनाना चाह रही थी, ए ने जेड को अपना बना लिया। पता नहीं कौन जीता कौन हारा, बट अरे कंट्रोल कंट्रोल, इमोशनल नहीं होने का क्वेश्चन है। अब इस सिचुएशन में हमें हमारे साथ दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, अब उसको समझना है हमको। व्हाट इज द बेसिक इश्यू हियर? इश्यू ऐसा है कि लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। हमारे लिए अगर हम डेट के बेसिस पे असेस करें, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स की बात करें, तो सपोज ये समझते हैं कि
ये जो एक्विजिशन हुआ, से दिस हैपेंड ऑन 1 अप्रैल 2015। कौन सा? दोनों। 2 मिनट के लिए ऐसा मानते हैं, ऑब्वियसली इसमें अपन सारी वेराइटी डिस्कस करेंगे एक एक करके। 1 अप्रैल 15 को ये दोनों एक्विजिशन हुए, सपोज सेम डेट, और हमें 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट बनाना है, 15-16 के प्रॉफिट्स। आपको कहा गया है कि 2015-16 के ए के जो प्रॉफिट्स हैं और जेड के P&L प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2015-16 जो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पोस्ट से ए के 1000 हैं और जेड के 100 हैं। ठीक है, आप बताइए कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आना चाहिए? आप ये समझ लो 15-16 से पहले के प्रॉफिट जीरो है। ए और जेड में इससे पहले के प्रॉफिट दोनों के क्या हैं, जीरो हैं। 2 मिनट के लिए मान लो। सवाल आपके सामने ये है, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आना चाहिए? बताएं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बना रहा है? ए। कौन सी तारीख पे? कौन सी तारीख पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016 ये बनाना है। मेरा सवाल है, कंसोलिडेटेड P&L किस वैल्यू पे आएगा? कैसे निकालेंगे बताएं? इक्वेशन। इक्वेशन ये क्या होता है? यस, इक्वेशन बनाएंगे। कैसी इक्वेशन? क्यों इक्वेशन? क्या इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। बहुत बढ़िया। इन टू वेरिएबल्स ऑफ सिंगल डिग्री। ज्यादा हो रहा है ना? इक्वेशन क्यों बनाना पड़ेगी? अब आप एक चीज समझो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली अपन क्या करते थे? नॉर्मली हम क्या करते थे? ए और जेड है, क्या करते थे अपन? अपन बोलते हैं जेड के प्रॉफिट्स ए में लेंगे तो कितना, 60% आएगा। तो हमारा इसमें शेयर कितना है? 60। यानी हमारे प्रॉफिट हो गए 1060। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, अगर अपन खुद के 1000 रुपए के प्रॉफिट है, पहले अगर अपन ये बांट देंगे मार्केट में, तो बताओ इसको मार्केट में बांटेंगे 1000 रुपए के प्रॉफिट को, तो इस प्रॉफिट में कितना जेड को मिलेगा? 200। तो इसके 300 हो जाएंगे। ये 300 बांटेगा तो उस 300 में हमें कितना मिलेगा? तो इसका परसेंटेज हमें क्या मिलेगा? 180। ये 180 फिर हमारे पास आ गए, तो फिर इस 180 को हम बांटेंगे, तो फिर वापस से जेड में उसका 20% चले जाएगा, 36। फिर वो बांटेगा, 60% हमारे पास आएगा, फिर हम बांटेंगे, फिर वो बांटेगा, फिर हम बांटेंगे। यानी आप बताओ, क्या ये कारोबार रुकेगा या नहीं रुकेगा? चलता जाएगा। इसको समझते अपन क्या होगा ये? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम ये कहते हैं कि हमारी होल्डिंग ए लिमिटेड है और हमारी सब्सिडरी जेड लिमिटेड है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट्स बांटते अपन, तो ए के प्रॉफिट कितने हैं? 1000। और जेड के कितने हैं? 100। ठीक, सही है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं कि ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, अपन ए के प्रॉफिट बांट देते हैं पूरे। अगर ए के पूरे प्रॉफिट बांट देंगे तो आप बताइए ए के शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा? ए के शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा? तो शेयर होल्डर तो जेड भी है, पूरा 1000 शेयर होल्डर को मिले। इसमें से बताइए कि बिना इसे ए के शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो ए के अदर शेयर होल्डर्स को कितना मिल जाएगा? 800। अरे बोलो। और कितना पैसा है जो जेड के पास चले जाएगा? अगर अपन देखें तो जेड के पास कितना पैसा चले जाएगा? 200।
तो जेड के टोटल प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? अब कौन बांटेगा? जेड बांटेगा। तो आप बताइए जेड के शेयर होल्डर में ए कितने का शेयर होल्डर है? तो ये बताइए कि इसमें से कितना ए के पास आ जाएगा? तो यहां पे देखिए 20% है, और ये कितना आ जाएगा? 180। अब सपोज यहां पे 180 आया, तो बचा हुआ 40% इसके किसको चले जाएगा? कहना इसे अदर शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं आप लोग? क्या बोल सकता हूं? ये पैसा अदर शेयर होल्डर्स को चले जाएगा। सही है। अब कितना आ गया ए के पास? 180। ए ने 180 बांटे, तो आप बताइए इसमें से कितना पैसा वापस से जेड के पास जाएगा? 36। और इसमें से कितना अदर शेयर होल्डर्स को चले जाएगा? 80%। कितना आ जाएगा? 144। ठीक है। ये 36 फिर बटेगा, तो कितना पैसा? कितना पैसा ए के पास आ जाएगा? 21.6। ये कितना लिया आपने? और इसके अदर शेयर होल्डर्स को कितना चले जाएगा? 14 पॉइंट। सही है गाइस। अभी 21.6 फिर से बटेगा, तो इसे कितना 20% जाएगा? 4 पॉइंट। और इसके अदर शेयर होल्डर्स को कितना मिल जाए? सही है। ये 4.32 बांटेगा, तो फिर बताएं वापस से 60% हमारे पास 2.592। और इसके अदर शेयर होल्डर्स को 40%, 1.728। यही कहा आपने। अब ये 2.592 कितना? 20%। कितना? 5184। फिर ये बटेगा 60%। कितना? 0.31104। और 40% कितना? जी कम ऑन गाइस। पॉइंट। कूल। अरे आपने इसका 80% नहीं बताया। कितना? हो गए? और बांटना है? ओके। एक और बोलो तो सही। 20%। कितना? 0। इनफ। 0.621। और इसका 80% बचा हुआ 24। कूल कूल। इसका 60%। और आप बताओ क्या ये कारवा बंद होगा या चलते रहेगा? चलते रहेगा। कितना आ रहा है? 40%। और ये कारवा चलते रहेगा। ओके चले आगे होमवर्क में करेंगे अपन। अब इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम जब प्रॉफिट्स बांट रहे हैं तो प्रॉफिट खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि हम जब बांटते हैं तो जिसे प्रॉफिट मिलते हैं वो जब बांटता है उससे हमें मिल जाता है। यानी हर बार ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं
तो होता ये है कि प्रॉफिट्स जिसके पास जा रहे हैं उसके पास से वापस क्या हो रहे हैं, हमारे पास आ। अब ये जो पूरा प्रोसेस अपन ने किया, ये सब प्रोसेस अगर अपन कई बार करें तो एक बात तो है कि अपन ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिट बांट देंगे। इतना सारा प्रोसेस करके अपन ने एक तरह से ये तो देख लिया कि अपना ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट बढ़ गया। सही है। बस इतनी सी बात बता दो, इस पूरे बंटवारे में कितना पैसा है जो ग्रुप के शेयर होल्डर्स से बाहर गया है? किसका टोटल लगाओगे? किसका टोटल लगाओगे? कैन आई से दिस इज द मनी विच हैज गॉन आउटसाइड? दिस इज द मनी विच हैज गॉन आउटसाइड। क्या मतलब इट इज गॉन आउटसाइड? ये वो पैसा है जो ग्रुप से बाहर चले गया। एंड व्हेन आई से ये वो पैसा है जो ग्रुप से बाहर चले गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके अलावा बचा हुआ सारा पैसा ग्रुप में। सही है ना? बोलो, आप समझो। सपोज कभी हमारा माइनॉरिटी पे 100% स्टेक होता, तो क्या होता है, जब भी अपन प्रॉफिट बांटते 80% बाहर जाता, 20% माइनॉरिटी के पास। पर माइनॉरिटी जब भी बांटती 100% हमारे पास आ जाता। अरे बोलो, फिर हम बांटते तो क्या होता, 80% बाहर जाता और 20% माइनॉरिटी के पास, फिर 100% आ जाता। यानी आप बताइए, ये क्या किसी भी प्रकार के हमारे प्रॉफिट्स में, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में, या जो माइनॉरिटी सब्सिडरी के प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में, क्या किसी भी प्रकार का परसेंटेज शेयर किसी आउटसाइडर का होता क्या? यानी हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में क्या कहीं भी कोई प्रॉफिट्स लीक होते क्या ग्रुप के बाहर? नहीं। सारा प्रॉफिट किसको जाता? होल्डिंग के शेयर होल्डर को। दैट मीन्स ग्रुप के ओनर्स को। कैन आई से दिस इज ओनर ऑफ द ग्रुप? ये ग्रुप के ओनर का पैसा है, लेकिन ये जो है ये क्या है? आउटसाइडर का पैसा। मुझे बताइए, कंसोलिडेटेड पी एंड एल निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? सिंपल सा एक तरीका निकाल लेते हैं। जो पैसा आउटसाइडर ले जा रहे हैं वो ग्रुप के टोटल प्रॉफिट से माइनस कर दो, बचा हुआ पैसा मान लो किसका है? ग्रुप का। बात खत्म। अगर मैं किसी तरह से बस ये निकाल लूं कि कितना पैसा है जो ग्रुप के बाहर जा रहा है, उसे हटा देता हूं, बचा हुआ पूरा पैसा किसका मान लेता हूं? ग्रुप का। हालांकि ऐसे अगर आप एक सेकंड के लिए देखें, ये जो ब्लू में हमने सब लिखा है, आप बताएं इन ब्लू का टोटल क्या है? बताएं इसका टोटल रफली कितना आ रहा है? 130। बोलो 3 डेसिमल तक। 355 जी, इस टाइप का कुछ आ रहा है। सही है। अगर आप इसका टोटल एक बार निकाल के बताना चाहें, कितना? 96। ठीक है, जरा इन दोनों का टोटल करें। 1100 एक्सक्लूडिंग सम चिल्लर। अरे वो चिल्लर जिसको रिकंसाइल करना है वो इसका 60% लेके आओ और आगे करे घर पे। आप बताएं ओवरऑल क्या वो प्लस ये 1100 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी एक बात बताओ, does this diagram represents the ultimate distribution of profits? कहना ऐसे कि ये डायग्राम अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दिखा रहा है। अल्टीमेटली अगर दोनों कंपनी ये बात कर ले कि यार अपन पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट देते, तो जो दोनों के प्रॉफिट है मिला के कितने हैं प्रॉफिट दोनों के मिला के? वो 1100 कैसे बटेंगे? तो माइनॉरिटी के कितने हो जाएंगे? 136.359, 136.36 समझ लें। वो माइनस करोगे तो इसका कितना हो जाएगा बचा हुआ? 1100 में से वो हटा देंगे तो बचेगा कितना? 963.64 समथिंग लाइक दैट। बोलो।
इसका मतलब ये बात तो तय है कि प्रॉफिट अल्टीमेटली 1100 रुपए के, 1000 और 100 बटेंगे तो ऐसे ही। लो भाई, समझ आया सबको? ऑब्वियस सी बात है कि अपन ये चित्र तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? वी विल गो टू इक्वेशंस। कहाँ जाएंगे? विल गो टू इक्वेशंस। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। क्या इक्वेशन बनाते हैं? मैं कहता हूं लेट्स अज्यूम दैट प्रॉफिट्स ऑफ, हम 2 मिनट के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट्स ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू, profits of holding is equal to 1000 plus 60% share, not in 100 but in total profits of Z। यानी समझने के लिए मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि होल्डिंग के टोटल प्रॉफिट्स अपन ऐसा मानते हैं, कैसे हैं? तो होल्डिंग के टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू खुद के प्रॉफिट आज कितने हैं उसके, प्लस 60% ऑफ, whereas S is equal to 100 plus 20% of H। बोलो भाई, समझ आएगा? गाइस बोलो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये नहीं मान रहा होल्डिंग के प्रॉफिट 1000 है, होल्डिंग के प्रॉफिट 1000 प्लस शेयर ऑफ सब्सिडरी, पर सब्सिडी के प्रॉफिट क्या है? इट इज नॉट 100, इट इज 100 प्लस शेयर इन होल्डिंग। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो आप बताइए, सबसे पहले हमें सॉल्व करके अल्टीमेट पर्पस क्या है? मुझे इस पूरे इक्वेशन में एक्चुअल में निकालना क्या है? ब्लू। ब्लू क्यों? वो पैसा ग्रुप के बाहर जा रहा है। अरे बोलो, ब्लू निकालना है तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट एस सच किसके चाहिए? एस के। तो अगर आपको एस चाहिए तो आपको इसमें एस रिप्लेस करना चाहिए या सेकंड इक्वेशन में एच? तो से दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो वील से replacing equation 1 in 2, S is equal to 100 plus 20 by 100 into H 1000 plus 60 by 100 S। If we solve this, we'll get S is equal to 100 plus, ये 0.2 हो गया, तो 0.2 into 1000 कितना हो जाएगा? सॉरी 200। अरे बोलो, 20% है यार गाइस। 200 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 0.6 है, 0.6 इंटू 0.2 कितना? दिस विल गो देयर, पॉइंट 340। कूल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है बताइए इसमें? माइनॉरिटी कितनी है? 40% ऑफ एस, विच इज इक्वल टू 40% ऑफ 340.91। 136.36। ओ ये फिगर तो, ओ आज पहली बार मैथ्स में भी लॉजिक नजर आने लगा है। अरे अदरवाइज एक्स और वाई ने तो दुनिया ही बदल दी थी कहीं भी। आप बताइए, ये जो चित्रकरण मैंने किया है, इसका पर्पस समझ में आया आपको? मैंने बताया था, देखो अपन दो कोशिश करेंगे, एक समझने की और एक, है ना, दोनों में से एक तो सेट हो ही जाएगी। समझिए इसका मतलब क्या है? क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या लगा तुमको?
आप देखो आपको क्या करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से सॉल्व होएगा, और स्टेप्स लिखने में अपने को कुछ नहीं लिखना है, बस 2 लाइन लिखना है कि क्रॉस होल्डिंग में क्या करेंगे। इस तरह की 2 इक्वेशन बनेगी, एक प्री के लिए और एक पोस्ट के लिए। दोनों की इक्वेशन बना के एस निकाल लेना, एस में माइनॉरिटी का शेयर निकाल लेना। जो शेयर माइनॉरिटी का निकल जाए बचा हुआ पूरा किसका मान लेना, होल्डिंग, काम खत्म। माइनॉरिटी का शेयर अलग कर दिया, होल्डिंग का अलग कर दो, काम खत्म। अरे बोल दो यार। होल्डिंग का किस में चले जाएगा, कंसोलिडेटेड पी एंड एल में। माइनॉरिटी का किस में चले जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। टोटल 1100 का बंटवारा हो जाएगा। माइनॉरिटी का शेयर कैसे आ गया, 136.36। अब क्या होता ना, अगर मैं आपको ये डायग्राम नहीं बनाता और सिर्फ इक्वेशन बना देता तो अपन 2 मिनट के लिए मान तो लेते कि यार ये इक्वेशन जो बनी है लॉजिकली ठीक लग रही है, इसके बेसिस पे किसी तरह से आंसर आता है। ये डायग्राम से आई थिंक थोड़ा सा आपको एक रियलिस्टिक असेसमेंट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो फिगर आया है ये फिगर के पीछे या इसके बैकग्राउंड में जो वर्किंग हो रही है वो वर्किंग क्या है, बस वो समझ में आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है ये सब हमें करना नहीं है वहां पर, बट दिस इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये एक बार आ गया फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, अब आप बताइए आप होल्डिंग का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो यू नो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ होल्डिंग। तो होल्डिंग का शेयर क्या आएगा, कंसोलिडेटेड पी एंड। कैसे करें, हाँ जी। तो टोटल प्रॉफिट दोनों के मिला के कितने हैं, माइनस दिस विल कम टू अपना भी वही आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन और करते तो ये 0.64 के और नजदीक आ जाता। ये ना 0.40 इधर आता, कुछ 0.4, दैट्स ओके। ये चले जाएगा कंसोलिडेटेड पी एंड एल में, ये एज इट इज चले जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। एक और बात बताओ, क्या क्रॉस होल्डिंग में ओपी बनाना पड़ेगा, वो तो बनाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आप बताइए ये जो इक्वेशन आप लगाओगे ये इक्वेशन किस पे बनेगी, ये इक्वेशन किस पे लगेगी, जो क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर लगेगी या प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो पहले प्रॉफिट में स्टॉक रिजर्व वगैरह सबके एडजस्टमेंट होंगे, उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट उसके ऊपर ये बनेगा। इनफैक्ट यहाँ पे तो आपको स्टेप 3 भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, यानी अगर होल्डिंग के भी प्रॉफिट में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है तो वो सब करना पड़ेंगे, और उसके एडजस्टेड जो प्रॉफिट आएंगे उसके बाद ये इक्वेशन बनेगी। यानी ये इक्वेशन के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। यानी क्वेश्चन पूरा वैसे ही सॉल्व होएगा, बस आपके ऊपर एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ गया। पहले अपन क्या करते थे, सब्सिडी का एओपी बना के उसके जो प्रॉफिट होते थे उसमें होल्डिंग का शेयर एज इट इज उठा के डाल देते थे। अब यहाँ पे एज इट इज उसको लेने की बजाय इक्वेशन बना के अपने को एमआई का शेयर निकाल के अपने होल्डिंग का शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आया ना एस 340.91, ये क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ दीज फिगर्स। थ्री 40.91 इज सम टोटल ऑफ दीज फिगर्स। आपको समझ भी आ जाएगा, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं। 300, 336, 340.3, 340.8, 340 पॉइंट ऑलमोस्ट 9 हो गया। ये 340.91 जो आ रहा है ये सच क्या है, इन सब का क्या है, टोटल है। आया समझ में आया तो बोल दो यार। तो ये सब का टोटल है 340.91। ये 340.91 क्या है पता है आपको, इन वर्ड्स अगर मैं समझाऊं तो सारे के सारे प्रॉफिट होल्डिंग और सब्सिडी को अगर खत्म करना है तो सब्सिडी टोटल 340.91 का डिविडेंड बांटेगी। इस 340.91 के डिविडेंड में सब्सिडरी के खुद के भी प्रॉफिट्स 2 बार बटेंगे। कैसे खुद के प्रॉफिट 2 बार बटे, ये जो इसका 100 है ना,
ये 100 पहले 300 में बटा, मतलब बोल रहे यार, फिर ये 100 जो था ये ऐसा, आप देखो ये 300 के थ्रू यहाँ पे 180 गया, यानी ये 100 का 60 यहाँ गया, 60 का 12 यहाँ आया, फिर ये 12 से वापस बटा। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब आपके खुद के प्रॉफिट ये आपसे एक से ज्यादा बार बट रहे हैं। और ऐसा क्यों है, एक से ज्यादा बार आपके प्रॉफिट क्यों बट रहे हैं? उसका कारण ये है कि देयर इज अ सर्कुलर होल्डिंग। आप जो प्रॉफिट बांटते हो आपके एक शेयर होल्डर के पास जाके वापस आपके पास आ जाता है। इससे पता है फायदा किसको हो रहा है? माइनॉरिटी। आपके पास होल्डिंग के शेयर होने से फायदा सब्सिडरी की माइनॉरिटी को है, क्योंकि जेड की माइनॉरिटी को अदरवाइज अपने प्रॉफिट का सिर्फ 20% मिलता। सॉरी, इस क्वेश्चन में जेड की माइनॉरिटी को अपने प्रॉफिट का सिर्फ 40% मिलता, पर अब उसे अपनी प्रॉफिट का 40% मिलेगा। सुनना मैं जो बोल रहा हूं, उसे अपने प्रॉफिट का 40% मिलेगा। 2 मिनट के लिए मान लो ए के प्रॉफिट 0 है, कितने हैं? फिर भी इसकी माइनॉरिटी को इसके प्रॉफिट का सिर्फ 40% नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो पहले कितना मिलेगा 40, कितना नहीं मिला इसको 60। अब क्या होता है, ये 60 जिसके पास जा रहा है उसमें भी माइनॉरिटी का इनडायरेक्टली 20 का 40%, 8% स्टेक है। नॉर्मली क्या होता है, इसके 100 के प्रॉफिट बढ़ते तो माइनॉरिटी अपना 40 ले लेती, दूसरे शेयर होल्डर 60 ले लेते, पर दूसरे शेयर होल्डर में हमारा इंटरेस्ट होने के कारण हमको उनके जो 60 रुपए के प्रॉफिट है उसमें से 20% फिर मिलेगा 12, और वो 12 में से 4.8 फिर मिलेगा किसको? माइनॉरिटी को। कुछ आ रहा है क्या समझ में? यानी सही मायने में आप ये बताइए, बस सिंपल सी ये चीज, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जेड की माइनॉरिटी इफेक्टिवली देखा जाए तो दिखने में 40% है, पर इफेक्टिवली 40 से ज्यादा है। यस। क्यों 40 से ज्यादा है? क्योंकि जब जब जेड के प्रॉफिट बचे हुए 60% बाहर जाते हैं, वो घूम फिर के थोड़े से वापस से यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि वो बार बार घूम घूम के यहाँ पर वापस आ जाते हैं, तो माइनॉरिटी को बार बार उसमें भी क्या होता है, शेयर मिलना शुरू हो जाता है। यानी इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट इज एक्चुअली नॉट जस्ट व्हाट 40%, इट इज लिटिल मोर देन 40%। अगर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ 40% होता ना, तो हमको बस 300 का 40% एक बार के लिए मिलता है, 120। लेकिन हमारा स्टेक इफेक्टिवली उससे ज्यादा है, इसलिए ये जो 120 हमें मिला और 180 नहीं मिला, उस 180 का भी घूम के 36 का 14.4 मेरे पास आया। ये 36 में से 14.4 मुझे मिला, 21.6 नहीं मिला, पर ये 21.6 का भी घूम के 4.32 का 40%, 1.728 मेरे पास है। यानी बार बार देखा जाए तो मेरा पैसा घूम के मेरे पास आ रहा है। बताओ भाई, ये समझ में आएगा आपको? क्लियर है इतना सबको? ठीक है। ये तो माइनॉरिटी का शेयर हो गया। होल्डिंग का शेयर क्या है? होल्डिंग का शेयर क्या है? तो देखो, ऐसे होल्डिंग के खुद के प्रॉफिट कितने थे? कितने थे? 1000। अच्छा, उधर सब्सिडरी से उसको कितने आने थे? सब्सिडरी से कितने आने थे? 60। यानी 1000 उसके खुद के थे, प्लस सब्सिडी से कितने आने थे? यानी आप देखो टेक्निकली उसके प्रॉफिट 1060 होना चाहिए थे। गाइस बोलो, कैसे 1060 होना चाहिए था? यहां से अपने पास कितने आते? 60। और अपने खुद के प्रॉफिट्स कितने? 1000। तो अपने प्रॉफिट तो अपने ही होते। अरे बोलो, तो अपने प्रॉफिट अपने, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 तो पूरा अपना ही है, प्लस यहां से अपने पास कितना आना चाहिए था? 60। यानी अपना प्रॉफिट ऐसे देखा जाए तो कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 1060। आया कुछ समझ में? लेकिन हमारे प्रॉफिट 1060 नहीं है, इनफैक्ट हमारे प्रॉफिट तो 1060 से काफी कम है। हमारे प्रॉफिट 1060 से काफी कम है। आप देखिए ऑलमोस्ट 100 रुपए कम है। हमारे प्रॉफिट कम होने का कारण क्या है? कारण ये
कि जो प्रॉफिट हमें मिलता है ना, हम पूरा का पूरा हमारे शेयर होल्डर्स को नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स में से हर बार क्या हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉफिट्स एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली सब्सिडरी की माइनॉरिटी के पास पहुंच रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसके पास जा रहे हैं, सब्सिडरी की माइनॉरिटी के पास जा रहे हैं। और क्योंकि हमारे प्रॉफिट इनडायरेक्टली सब्सिडरी की माइनॉरिटी के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो रहा है, हमारे खुद के प्रॉफिट्स एक्चुअल में हमारे पास बच ही नहीं रहे। There is a leakage which we can say in our profits which are indirectly going to whom? To the minority. तो सही मायने में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सही मायने में हमारे प्रॉफिट्स का हमारे शेयर होल्डर को 80% ही मिल रहा है गाइस। हमारे प्रॉफिट्स का हमारे शेयर होल्डर को सिर्फ कितना मिल रहा है, 80%। क्योंकि 20% कौन ले जा रहा है, जेड सब्सिडरी। अरे बोलो, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि हमारा इसमें 60% स्टेक है, तो हम यहां से वापस से क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट्स लेकर आ जाते हैं। पर वो जो प्रॉफिट हम वापस लाते हैं ना, वो भी हमारे पास पूरे नहीं आते, वो भी कौन ले जाता है, उसमें भी फिर देखा जाए तो 20% कौन ले जाता है, सब्सिडी। फिर वहां से 60 हम लाते हैं, उसमें से फिर 20% कौन ले जाती है, सब्सिडी। फिर वहां से 60 ही आते हैं, फिर हम 20 ले लेते हैं। यानी इफेक्टिवली नॉर्मली 1000 पूरे प्रॉफिट हमारे होते हैं, पर इस केस में हमारा 1000 नहीं, हमारा 1000 का 80% है। पर जो 20% यहाँ गया, उसके 60% का भी 80% हमारा है। अरे बोलो, यानी आप चाहें तो इसको ऐसे देख लें, 1000 आप करें जरा, 1000 प्लस 180 प्लस 21.6 प्लस 2.59 प्लस 0.31 कितना आ रहा है, इसका 80% करें 963.64। 1204 कुछ आया था। व्हाट इज 1204, अपन इक्वेशन से निकालना चाहेंगे तो करिए। व्हाट इज एच, 1000 प्लस 60% ऑफ एस, करिए। एस कितना है, तो 340.91 का 60% प्लस 1000 का 80%। यानी एक्चुअल में इस इक्वेशन का फंडामेंटल लॉजिक ये है कि आप जो सब्सिडी निकालोगे ना, उसका 40% कौन है, एमआई। और आप जो एच निकालोगे ना, उसका 80% कौन है, होल्डिंग के शेयर होल्डर। एच का 80% और एस का 40%, ये दोनों अगर आप मिला लोगे तो ये दोनों के टोटल प्रॉफिट्स की बराबरी कर देंगे। बोलो बोलो बोलो, आया समझ में आया। एच का 80% और एस का 40%। एच का 80% किसको बिलोंग करता है, ग्रुप के शेयर होल्डर्स को, यानी कि एच के शेयर होल्डर। शेयर होल्डर यानी अदर देन सब्सिडरी। और एस का 40% किसको बिलोंग करता है, माइनॉरिटी को। तो आप एस निकाल लो, एस का क्या निकाल लीजिए, 40%, उससे क्या आ जाएगा, एमआई। और आप चाहो तो टोटल प्रॉफिट में वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, होल्डिंग का शेयर। ऐसा नहीं करना है तो आप एच निकाल लो, और एच का 80% निकाल लो, वो क्या आ जाएगा, होल्डिंग का शेयर। आप पूरा एच नहीं ले पाओगे, क्योंकि पूरा एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें तो आपके एक ही प्रॉफिट बार बार आ रहे हैं। आप ये मत देखो, आप तो ये देखो कि भाई अगर अपन प्रॉफिट्स बांटेंगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली किसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अरे बोलो, इसको आपको समझना है तो फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं समझने के लिए। ये समझिए, ऐसे तो ये समझ आ ही गया होगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग मल्टीपल मेथड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में प्री में दिक्कत आएगी अब अपने को। समझो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले होल्डिंग के कितने प्रॉफिट है, 1000, ठीक है। और सब्सिडरी के कितने, 100। ओके, सपोज ये होल्डिंग इधर, होल्डिंग अपने 1000 रुपए के प्रॉफिट्स लेके खड़ा है, और होल्डिंग ने क्या किया, तो होल्डिंग खड़ा हो गया और उसने क्या किया, होल्डिंग ने अपने प्रॉफिट्स क्या करना शुरू किए, बांटना शुरू किए, छानना शुरू किए। होल्डिंग ने अपने प्रॉफिट्स क्या किए, बांटना शुरू किए। आप बताइए, जब होल्डिंग अपने प्रॉफिट बांट रहा था, छान रहा था, दे रहा था, तो बताएं नीचे कौन
भी खड़ा था। एस इस क्वेश्चन में ए बांट रहा था तो जेड खड़ा था। बोलो, तो होल्डिंग की पॉकेट में कितने रुपए थे? होल्डिंग ने 1000 निकाले और क्या किए? बांट दिए। आप बताइए इसमें से कितना पैसा जेड की झोली में चले गया? तो कितना गया? क्या जेड की झोली में ऑलरेडी कोई पैसा रखा हुआ था? बोलो कितना? 100। तो जेड ने अपनी झोली का 100 और 200 एच से मिले वो लेके जेड अपनी ऑफिस चले गया। वो छत पे पहुंच गया, वहां से फिर उसने क्या किया? बांटना शुरू किया। तब आप बताइए, तब झोली फैला के कौन खड़ा था नीचे? ए खड़ा था। तो जेड ने बताओ कितने बांटे? तो उसने 300 बांटे। तो आप बताइए उसमें से कितने एक ही झोली में गिर गए? 180। 180 लेके वापस से ये अपनी ऑफिस में चली गया। ये छत पर गया और फिर इसने कितने बांटे? 180। ये जो 180 बटे, इसमें से आप बताइए वापस से जेड की झोली में कितने चले गए? ये 180 के 36। फिर यहां से 36 बटे, तो बताओ उसकी झोली में कितने? फिर ऐसा, फिर ऐसा। आपको पता है ए और जेड तो खेल रहे थे। इन सब में अल्टीमेटली एक चीज समझिए, ए और जेड तो दो कंपनी है, ये तो आपस में बांट रहे थे। एक्चुअल में ए और जेड तो मूव करते जा रहे हैं, पर आप बताओ दोनों की बिल्डिंग के नीचे कौन खड़ा है? उनके उनके शेयर होल्डर्स। ए की बिल्डिंग के नीचे कौन खड़ा हुआ है बताएं? उसके शेयर होल्डर। जेड की बिल्डिंग के नीचे कौन खड़ा है बताएं? उसके शेयर होल्डर। हमें अल्टीमेटली क्या करना है? खामोश। हमें अल्टीमेटली क्या करना है? जब भी ये प्रॉफिट्स बांटे जा रहे हैं, अपने को सिर्फ ये चीज निकालना है। क्या निकालना है? कि जब ए अपने प्रॉफिट्स बांट रहे हैं तो हमें किससे मतलब है? वो प्रॉफिट जो जेड की झोली में जा रहे हैं या जो दूसरे शेयर होल्डर को मिल रहा है? दूसरे शेयर होल्डर। इसी ओके ओके। और इसी तरह से जब जेड अपने प्रॉफिट्स बांट रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमें किससे मतलब है? हमें उससे मतलब नहीं कितने प्रॉफिट ए को मिल रहे हैं, हमें उससे मतलब है कि जितने जेड के दूसरे शेयर होल्डर है उसे कितने मिल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, दोनों ने जब प्रॉफिट बांटना शुरू किए तो दोनों के पास बांटने के लिए थे 1000 और 100। समझना भाई ध्यान से, दोनों के पास पैसे बांटने के लिए कितने थे? 1000 और 100। पता है जब इन्होंने प्रॉफिट बांटना शुरू किए, शुरुआत में ए के पास 1000 थे जब उसने छत से उड़ाए। बाद में फिर जब जेड के पास 300 गए, जेड ने बांटे, वहां ए नीचे चले गया, उसने वहां से इकट्ठे किए, उस 300 में उसको 180 मिले। आप बताओ अगली बार जब हमने प्रॉफिट बांटे कितने थे? 180। वो 180 अगली बार कितने हो गए? 21.6। वो कितने हो गए? 2.5 में। इसका मतलब एक बात बताओ, अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि ए के पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और जेड के पास भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं रहेगा। बोलो, तो फिर एक बात बताओ, अगर दोनों के पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली सारा पैसा बढ़ गया। बटा किसे? उनके उनके शेयर होल्डर अदर देन ए एंड जेड। वही तो निकालना है। अल्टीमेटली ग्रुप का ओनर कौन है? आप बताओ, जब ये प्रॉफिट बांट रहा था तो 20% जेड के पास गए। ग्रुप का ओनर क्या वो जेड है या बचे हुए 80% शेयर होल्डर? बचे हुए 80% शेयर होल्डर है। क्यों? क्योंकि जो जेड है उसको तो अपन नहीं खरीद लिया। हमें सिर्फ ये समझना है कि जो मेरे बचे हुए 80% शेयर होल्डर हैं उसे पूरे प्रोसेस में कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अरे यार, ये चीज बस अपने को समझना है। इसी तरह से जब जेड बांटेगा तो उसके जो बचे हुए 40% शेयर होल्डर हैं उनमें कितना बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली पता है दोनों में मिला के कितना बटेगा? 1100। क्योंकि पैसा ही उतना था। तो ए और जेड की झोली एक दिन खाली हो जाएगी और वो पूरा प्रॉफिट किसको पड़ जाएगा? उनके उनके अदर शेयर होल्डर को। हमें बस ये पता करना है कि कितना पैसा ए के अदर शेयर होल्डर को मिलेगा और कितना जेड के अदर शेयर होल्डर। जेड का अदर शेयर होल्डर मेरे लिए माइनॉरिटी है, ए के अदर शेयर होल्डर मेरे लिए ग्रुप के ओनर है। ग्रुप के ओनर को जो पैसा मिलेगा वो कंसोलिडेटेड पी&एल में चले जाएगा, माइनॉरिटी को जो मिलेगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाएगा। इक्वेशन से निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं ये बोलूंगा कि सुनिएगा, मैं ये कहूंगा
कि ए ने प्रॉफिट बांटे, जब जब ए ने प्रॉफिट बांटे उसका 80% किसे मिला? शेयर होल्डर। यानी मुझे ये देखना है कि ए ने कितनी बार प्रॉफिट बांटे और उसका 80% निकाल लो, ये पता पड़ जाएगा ए के शेयर होल्डर का प्रॉफिट। तो ए ने कितनी बार प्रॉफिट बांटे? 1000, फिर 180, फिर 21.6, फिर 2.59, फिर 0.311। इसका 80% उसके शेयर होल्डर को मिल गया। इसी के लिए लीनियर इक्वेशन बनानी है तो मैंने इक्वेशन बना दी, h इज इक्वल टू दिस। आ गया सबको समझ में? लो बोलो ओके। अब इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, ये तो समझ आ गई इक्वेशन और इससे कैलकुलेशन भी निकल गए। अब अन्य प्रॉफिट्स भी निकाल लिए। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे लिखने के लिए एच के भी शेयर और प्रॉफिट्स लिख देता हूँ। ये एस निकाला, एच कितना आएगा बताओ? एच इज इक्वल टू 1000 प्लस 60% ऑफ क्या? एस। एस कितना निकल के आया था? 340.91। तो बताओ ये कितना आ गया? तो बताइए इसका मतलब शेयर होल्डर का शेयर कितना होगा? 1204.546 का, which will eventually come to, which is one and the same। तो बोलो भैया, आया समझ में? बोल दो यार, अरे बोलो यार। अब मेरा सवाल आपसे ये, 2 मिनट के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि यह एक्विजिशन 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। ये दोनों कंपनियां 1 अप्रैल 2015 को बनी थी और ये एक्विजिशन 1 अप्रैल 2016 को हुआ। तो बताइए ये दोनों के प्रॉफिट्स क्या है? ये दोनों के प्रॉफिट्स क्या है? प्री है। गाइस बोलो। बस आपसे सवाल इतना सा है, सीओसी में कितना ले जाऊं? जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना ले जाए? अब ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ये सारे कैलकुलेशन अब किसके लिए हो गए? प्री की बजाय पोस्ट के लिए। ये सारे कैलकुलेशन अब प्री की बजाय किसके लिए हो गए? पोस्ट के लिए हो गए। तो अगर ये सारे कैलकुलेशन प्री की बजाय पोस्ट के लिए हो गए, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, ये सारे कैलकुलेशन प्री के हो गए, यानी अभी अपन ये जो कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? पोस्ट। अब ये सब क्या हो गया? प्री। आप बताओ इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, फिगर्स भी सेम आने हैं, सब कुछ सेम है, बस अब इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। अब कंसोलिडेटेड पी&एल में अलग चीज जाएगी, सीओसी में अलग जाएगी। पहली बात बताओ, एमआई में तो यही जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये वो पैसा है जब जेड ने अपने ऑफिस बिल्डिंग की छत से पैसे फेंके थे, तो जब जब उसने पैसे डिविडेंड के रूप में बांटे, जितना पैसा उसकी माइनॉरिटी ले गई, ये वो पैसा है। तो यहाँ तो इतना ही जाएगा। गाइस मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप कितना ले जाएंगे? क्या सीओसी में ये ले जाए 63.64? ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 963.64 में तो ए के खुद के भी प्रॉफिट शामिल है। और गाइस आप बताइए, नॉर्मली हम सीओसी में क्या ले जाते हैं? ए के खुद के प्रॉफिट भी सीओसी में जाते हैं या वो तो कंसोलिडेटेड पी&एल में जाते हैं? ए के खुद के प्रॉफिट तो अपन पी&एल में ले जाते हैं। अपन प्री और पोस्ट किसके प्रॉफिट करते हैं? सब्सिडरी यानी जेड। अब आप बताओ जेड के प्रॉफिट में कितना प्री और कितना पोस्ट? तो हमको तो क्वेश्चन ने प्री प्रॉफिट ही दे रखे हैं 100, पूरे 100 प्री हैं। अरे बोलो यार। अब इस 100 के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में मेरे सामने सवाल ये उठ के आ गया कि सीओसी में कितना ले जाऊं? क्या ऐसा कर दूं 340.91 माइनस 136 कर दें? अरे बोलो। क्या ऐसा कर दें 340.91 माइनस 136? तो क्या करें यार? आप बताओ पहले, आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब आप बताइए। एक आंसर आया है 340.91 माइनस 136 को अपन प्री एक्विजिशन रिजर्व मान ले, सीओसी में ले जाए।
और कोई जवाब आपके सामने बताते जाओ। 60 60 कैसे आया? उसका एक्चुअल प्रॉफिट तो 100 ही है और 100 में मेरा शेयर कितना है? जेड का था 100 जब मैंने खरीदा और मेरा शेयर कितना है? 60। तो बताइए मुझे कितना मिला? बताओ भाई मुझे कितना मिला? 60। सही है? अब समझो, ध्यान से सुनना। जब आपने जेड को खरीदा, बताओ जेड के प्रॉफिट कितने थे? मुझे तो लग रहा था 300 है, क्योंकि अगर मैं जेड को नहीं खरीदता तो मेरे 1000 के प्रॉफिट में से 200 इसके हो जाते, जो मेरे शेयर होल्डर तक वापस कभी भी नहीं आते। बोलो गाइस। यानी सही मायने में आप समझो, मैं जब ये कंपनी खरीद रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना। मैं जब ये कंपनी खरीद रहा हूं तो क्या मेरे दिमाग में सिर्फ इसके प्रॉफिट होंगे या इसका जो मेरी प्रॉफिट में शेयर है वो भी होगा? क्योंकि ध्यान रखना, पहले जेड ने ए में शेयर खरीदा, बाद में ए ने जेड में खरीदा है। डेट भले ही सेम हो, अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लियो, पर ये चीज तो आप समझते हो, भारत में सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो बायबैक का तरीका बन जाएगा। मुझे मेरे शेयर बायबैक करना है तो कई सारे नियम फॉलो करना पड़ेंगे। इससे अच्छा एक सब्सिडरी बनाऊं और उस सब्सिडरी के बोलूं कि मेरे शेयर खरीद के रख ले। सब्सिडरी के पास मेरे शेयर यानी मेरे पास मेरे शेयर। तो भारत में सब्सिडरी तो आपके शेयर खरीद ही नहीं सकती, यानी सब्सिडरी के आपके शेयर, सब्सिडरी के पास आपके शेयर हैं। इसका एक ही कारण होगा कि पहले सब्सिडरी ने आपके शेयर खरीद रखे थे, बाद में आपने उसको सब्सिडरी बनाया, तो वो शेयर वो होल्ड कर सकती है। यानी पहले शेयर किसने खरीदे? ए ने जेड में या जेड ने ए में? जेड ने ए में शेयर खरीदे। अब पहले शेयर अगर जेड ने ए में खरीदे हैं, तो एक बात बताओ, जिस दिन आप ए के शेयर, जिस दिन ए जेड के शेयर खरीदेगा, क्या उसके दिमाग में सिर्फ जेड के 100 के प्रॉफिट होंगे, या अपने 1000 के प्रॉफिट में जो जेड का 200 का हिस्सा होगा उसे भी वापस मिलने की उम्मीद हो जाएगी? प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें वो पैसा भी वापस मिलने की उम्मीद हो गई। यानी आप बताइए, जब मैंने इसे खरीदा तो मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे 100 में, क्या मुझे 100 में शेयर मिलेगा, या 100 के साथ अपने 200 में भी शेयर मिलेगा? यानी मुझे शेयर किस में मिलेगा? 300 मुझे शेयर कितना मिलेगा? अरे बोल दो यार, 180। यानी सही मायने में एक बात बताओ, आपने वो पर्टिकुलर कंपनी खरीदी तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि आपको एज सच देखा जाए तो शेयर कितना मिल जाएगा, 60 या 180? पर जैसे ही आपने सोचा कि यार मुझे 180 मिल जाएगा, वैसे ही आपको एक चीज समझ आई कि 180 पूरा आप अपने शेयर होल्डर तक नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि इसमें से वापस क्या हो जाएगा? कुछ यहाँ जाएगा, वहां से पर फिर वापस मेरे पास कुछ आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली एक बात बताओ, अल्टीमेटली सिंपल सी ये बात देखें, अल्टीमेट ट्रीटमेंट अगर देखा जाए नेट नेट तो क्या हो रहा है? नेट इफेक्ट तो बस यही हो रहा है कि जेड ने हमारे एक्विजिशन के बाद जो टोटल प्रॉफिट बांटे, कहां से? डिविडेंड के रूप में। वो पहले उसके पास 100 थे, फिर वो हमारे 200 लेके गया, फिर 300 बांटे। उस 300 में बाहर वाले कितने ले गए? 120। मुझे कुछ मिला, फिर जो मुझे मिला वो वापस जेड के पास गया। अब आप बताओ, अगर मेरे पास जेड के शेयर नहीं होते तो वो तो पूरे माइनॉरिटी यही बाहर वाले ले जाते ना। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है, टोटल इसने प्रॉफिट कितने बांटे हैं? 340.91। क्योंकि मेरा इसमें 60% स्टेक है, इसलिए सिंपली 340.91 का 60% मेरा शेयर हो गया, 40% एमआई का शेयर हो गया। इसका मतलब साफ तौर पे क्या हो गया, मैं अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जब मैं सीओसी निकालूंगा तो सीओसी में मैं सिंपली 340.91 का 60% ले जाऊंगा। क्या बोल के कि अगर मेरे पास 60% शेयर नहीं होते, किसके? जेड के, तो जब जब ये प्रॉफिट बांटता तब तक मुझे मेरा शेयर नहीं मिलता, वो एमआई ले जाता, मुझे मेरा शेयर मिल रहा है।
यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो इतना प्रॉफिट है जो मैं किससे लेकर आ रहा हूं, सब्सिडरीज। इतना मतलब इसका 60%। यानी जब आप सीओसी निकालोगे ना, तब आपके कैलकुलेशन थोड़े अलग होंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में थोड़े अलग होंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपको आपका शेयर निकालना है, तो आप ये देखो कि होल्डिंग की छत से हम डिविडेंड बांट रहे हैं, तो कितना पैसा है जो अपने शेयर होल्डर ले जा रहे हैं। अरे बोलो। पर जब आप प्री एक्विजिशन सीओसी के लिए ले जाओगे, तो आप ये देखो कि सब्सिडरी जब जब डिविडेंड बांट रही है, उसमें से कितना पैसा है जो हम लेकर आ पा रहे हैं। जो हम लेके आ पा रहे हैं वो कहाँ चले जाएगा, सीओसी। आया समझ में? यानी इक्वेशन दोनों जगह अलग अलग तरह से इंटरप्रेट होगी। और इसका एक आखिरी इंपैक्ट समझो, इसका एक आखिरी इफेक्ट क्या होगा। मैंने क्या बोला, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं ये दोनों 1000 और 100। गाइस, इसमें से मैंने कितना दे दिया माइनॉरिटी को, कितना दे दिया, 130। मैं कितना ले गया, क्या मैं 963 ले गया? अरे नहीं, 963 यार, मैं जो समझा रहा हूं समझो। 963 कौन से वाले प्रॉफिट हैं? ये वो हैं जो ए के शेयर होल्डर को मिले हैं। ये कौन सी, किसकी छत से बटे थे और किसे मिले 960? जो जेड के अलावा दूसरे शेयर होल्डर खड़े थे। अरे बोलो यार, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि जेड ने जब प्रॉफिट बांटे तो उसमें मैं कितना, यानी कि ए कितना लेके आया। तो ए कितना लेके आया, 340.91 माइनस 136। अरे बोलो, इसका मतलब हम कितने लेके आए, 204। माइनॉरिटी को कितने मिले, 136। इसका मतलब ये बताओ कि ईएमआई का शेयर, हमारा सीओसी टोटल क्या हो गया, 340.91। सुनना अब मेरी बात, इसका मतलब 1100 में से 340.91 हटा दो, जो बचा हुआ पैसा है वो कंसोलिडेटेड पी एंड एल में ए का प्रॉफिट माना जाएगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, होल्डिंग के सारे प्रॉफिट प्री नहीं होते। आज तक होल्डिंग का कभी प्रॉफिट प्री पोस्ट अपन ने किया ही नहीं। ये तो क्रॉस होल्डिंग आ गई इसलिए करना पड़ गया। अरे बोलो। और क्रॉस होल्डिंग में ऐसा करने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग के प्रॉफिट कितने, 1000, सब्सिडी के कितने, 100, दोनों के मिला के क्या, 1100। 1100 में से एमआई कितने ले गया इफेक्टिवली, 136। देखा जाए तो हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने, 963.64। पर ये 963.64 में क्या मालूम है आपको शामिल है, हमारा खुद का प्रॉफिट भी शामिल है, प्लस जो हमें सब्सिडरी से मिला वो भी शामिल है। गाइस, बस आप तो ये बता दो इस 963.64 में मुझे सब्सिडरी से कितना पैसा मिला। तो मैं बोल सकता हूं 340 माइनस 136। अरे बोलो, यानी एक तरह से देखा जाए तो कितना, 204। यानी मुझे सब्सिडी से कितना मिला, 204। एमआई को कितना मिला, 136। टोटल प्रॉफिट सब मिला जुला के कितने थे, 1100। तो अपन तो सिंपली क्या बोलो कि 1100 में से 340.91 या तो माइनॉरिटी में चले गए या मैंने उसके शेयर खरीदे इसलिए मुझे मिले। ये दोनों चीजें कहाँ चली जाएगी, सीओसी और एमआई। जो बचा हुआ है वो किसका प्रॉफिट बचा हुआ माना जाएगा, दैट विल बी कंसोलिडेटेड पी एंड। पोस्ट में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर प्री में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं आपको पहले स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बट यस, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड मैटर। कौन सा मैटर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्री या पोस्ट? प्री। पोस्ट तो सिंपल है, एस निकालो, एच निकालो, एस का 20% या जो भी 40% वो एमआई को दे दो, एच का अपना जितना शेयर है 80% वो अपन ले जाओ। ठीक है, एक सेकंड के लिए बस समझने के लिए कैलकुलेशन कर लो। 1000 प्लस टोटल, 1000 प्लस 100, 1100 माइनस 340.91। जी, ये क्या है, ये पी एंड एल में रहेगा ए के, जो स्टेप 3 में कहा जाएगा, कंसोलिडेटेड पी एंड एल। अरे बोलो, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन करें, 340 का 60%, 340.91, 204.5। अरे बोलो, इसको m माइनस में डाल दो,
M माइनस। आप बताएं ए, आप बताएं ए ने अपने बिल्डिंग की छत से पैसे डिविडेंड के रूप में बांटे थे, तो उसके शेयर होल्डर को कितने मिले? 963.64। तो आप लिखे 963.64 कैसे आया? टोटल 1204.546 का 80%, लिखे 963.64। क्या आप बोल सकते हो इतना पैसा ए के अदर शेयर होल्डर्स को मिला? अरे बोलो, इसे एम प्लस कर दो। एमआरसी क्या क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? ए ने जो टोटल प्रॉफिट अपने अदर शेयर होल्डर यानी जेड के अलावा यानी रियल शेयर होल्डर्स को जो टोटल प्रॉफिट बांटा, वो कितना बांटा? 963। पर पता है इस 963 में से उसके शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट इसलिए मिला क्योंकि वो जेड हमारी सब्सिडरी थी, 204। तो इसमें से 204 हटा दो तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ए का बचा हुआ क्या कहलाएगा? ए का प्रॉफिट, जो कहाँ जाना चाहिए? उसके P&L। ठीक है, बस ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है जो अपने को करना पड़ेगा। अब पहले स्टेप्स नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डालिए आप, एडिशनल स्टेप्स इन क्रॉस होल्डिंग। एडिशनल स्टेप्स इन क्रॉस होल्डिंग। आफ्टर प्रिपरे, ब्रैकेट में लिखो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एओपी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एओपी। पहली हेडिंग डालें ए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में अपन ने क्या किया था? पहले समझना मैं क्या लिख रहा हूं, बताइएगा आपको समझ आए, फिर मैं नोटिंग कराऊंगा। आई एम सेइंग यूजिंग लीनियर इक्वेशंस determine H post and S post। ये समझ आएगा? H और S यानी क्या? उनके खुद के प्रॉफिट या शेयर इन सब्सिडी? अपने इक्वेशन में जो H और S था, मैंने पोस्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि अभी अपन पोस्ट कर रहे हैं, यानी अपने जो अभी अपन ने पढ़ा उसके अनुसार ये क्या है? H और S। ठीक है, अरे बोलो। MI इज इक्वल टू, बोलो आप बोलो, S पोस्ट, बोलो, इनटू परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ MI। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू, बोलो आप बोलो। हाँ, पोस्ट है ये, पोस्ट, H पोस्ट इनटू परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ, कितना करेंगे? अदर शेयर होल्डर्स। परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ, परसेंटेज शेयर होल्डिंग, इसको ऐसे लिख देता हूं, इन H लिमिटेड ऑफ अदर देन S लिमिटेड। नहीं आया? मतलब ये क्या लिखा है अपन ने समझने के लिए? 100 माइनस परसेंटेज क्या है? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी इन
होल्डिंग कंपनी। यार बोलो, एक और बात बताइए, कैन आई से MI plus consolidated reserves and surplus will be equal to, is equal to total pre, sorry post है ना ये, post acquisition profits of H limited and S limited. H और S is holding and subsidiary. Guys, अब इसी तरह से अपन आते हैं किस पे, प्री पे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। पहले क्या करेंगे अपन, लिखेंगे यूजिंग लीनियर इक्वेशंस। क्या डिटरमाइन होगा इसमें, H प्री एंड S प्री। अरे बोलो, बोल दो यार, कूल। इसमें कैन आई से MI इज इक्वल टू S प्री इंटू परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ MI। वो मीटर ज्ञानी तो इससे ध्यान आ जाता। अरे सिंपल है ना, MI के शेयर में तो कोई चेंज किया ही नहीं अपन ने, वो तो सेम ही था। बोलो, तो परसेंटेज एस का जो प्री है उसका परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ MI, ये क्या आ जाएगा, एस प्री। इनफैक्ट ये समझ लो, इससे आ जाएगा हमारा सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का शेयर, MI शेयर इन एस प्री। अब अगर मैं उससे कोरिलेट करूं, अगर मैं उससे कोरिलेट करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, लिखना मत, एच प्री में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी इन होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज। अगर दोनों एक जैसा लिखूं मैं, आप बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, वो पैसा जो हमारे एग्जाम्पल में ए लिमिटेड यानी होल्डिंग ने अपने शेयर होल्डर को बांटा था और शेयर होल्डर को मिला था, पर उस पैसे में क्या सिर्फ होल्डिंग के प्रॉफिट्स थे या सब्सिडरी के भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर आ गया। अब आप बताइए, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर क्या कंसोलिडेटेड P&L में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो COC में जाना चाहिए। तो इसका मतलब इससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कितना पैसा COC में जाएगा। अरे बोलो, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, COC में कितना पैसा जाएगा ये निकालने के लिए मैं लिखता हूँ, COC में आई विल ट्रांसफर एस प्री इंटू परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी। सही है। और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इस फिगर में से मैं क्या माइनस कर देता हूं, इस फिगर में से मैं माइनस कर देता हूं जो पैसा मैं कहां ले गया, COC में। तो ये क्या आ जाएगा, कंसोलिडेटेड बोलो क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और वापस से एक बात बताओ, यहां पे MI प्लस COC प्लस कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका मतलब देखो, ये फिगर मैंने यहां से माइनस किया COC से, वही बोलो रे, COC से माइनस किया तो ये COC यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये दोनों मिला के तो अपने को मालूम है ये किसके बराबर हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड।
इस तरह से आपको प्री और पोस्ट का बंटवारा करना पड़ेगा। और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, लिखेंगे अभी, रुको, पहले एक बात सुनो। हाँ बताइए, अपन जो नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होते हैं वो, या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होते हैं वो क्या क्या टाइप के होते हैं? नॉर्मली हमारी एओपी में दो तरह के रिजर्व्स तो आती हैं, जीआरपीएल। इसका मतलब आप बताइए, अभी अपन ने कितनी सेट ऑफ इक्वेशन बनाई है? वी हैव मेड 2 सेट्स ऑफ इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में जीआरपीएल है तो कितनी सेट ऑफ इक्वेशन बने? क्यों 4? क्यों? प्री में एक जीआर की, एक पीएल की, पोस्ट में एक जीआर की, एक पीएल। अरे बोलो, कभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया तो कहीं नहीं, बढ़ाते जाएंगे। यानी आप बताओ, क्लैरिटी आ जाएगी क्या कौन सा छोड़ना है? क्लैरिटी आ जाएगी क्या कौन सा छोड़ना है? आप समझ रहे हो? हर रिजर्व के लिए आपको एक सेट ऑफ इक्वेशन बनाना पड़ेगी। अरे गाइस बोलो। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस होल्डिंग के क्वेश्चन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं, जीआरपीएल अलग अलग से नहीं लिखेंगे। अब अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन के सजेस्टेड आंसर्स देखोगे, या आरटीपी के क्वेश्चन या कंपाइलर के क्वेश्चन, सॉरी प्रैक्टिस मैन्युअल, कहीं भी आप देख लें, हर जगह क्रॉस होल्डिंग के क्वेश्चन में उन्होंने सारे प्री और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और सरप्लस को कंबाइन करके बैलेंस शीट में सीधे क्या दिखाया? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जीआरपीएल का ब्रेकअप नहीं दिया। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? नहीं, रियल लाइफ में तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि अलग अलग बताया जाता है या क्लब करके बता देते हैं? क्लब। ऑब्वियस सी बात है, उसका रीजन आपको समझ में आता है कि वो बस क्लैरिकली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहना है। तो इसके लिए वो चैलेंज अब हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी आप बताइए, अल्टीमेटली हमें इक्वेशन सिर्फ कितनी बनाना पड़ेगी? वील हैव टू क्रिएट 2 सेट्स ऑफ इक्वेशन, 1 सेट फॉर प्री, 1 सेट फॉर पोस्ट। अब हो सकता है कि इस समय कुछ खुरापाती लोग ये सोच रहे हो कि सर अगर मल्टीपल एक्विजिशन हुआ तो? मल्टीपल एक्विजिशन, तो अगर कोई ऐसा सवाल पूछे तो उससे पूछो मल्टीपल एक्विजिशन किसने किया है, होल्डिंग ने सब्सिडरी में या सब्सिडरी ने होल्डिंग? तो वो बोलेगा होल्डिंग ने सब्सिडरी में। तो आप उससे पूछो, तू बता अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग में मल्टीपल किया होता तो? हेलो, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ सवाल होते हैं। अरे यानी एक बात बताएं, क्या यहां पर मल्टीपल एक्विजिशन टाइप की चीज या क्रॉस होल्डिंग विथ चेन होल्डिंग? सोचो तो सही, क्रॉस होल्डिंग विथ चेन होल्डिंग। एनीवेज, एक चीज समझो, क्रॉस होल्डिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट। अब अगर इसमें अपन चेन भी डाल दें, और चेन डाल ही रहे तो ट्रायंगल ही बनाओ ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर अब इंस्टीट्यूट ठान ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने बोला ठीक 6 महीने बाद कर लेंगे, अब क्या दिक्कत? दिक्कत थोड़ी ना है। और ऐसे रिजल्ट में तो ऐसे भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो 3.11 भी नहीं, 1.33 है। और ऐसे में कोई गम नहीं होता, क्योंकि आस पड़ोस में जिससे पूछो सबकी स्थिति एक बराबर की रहेगी। मुद्दा समझ में आया? क्रॉस होल्डिंग में आपके मन में ख्याल भी नहीं आना है, मेरे को लगता भी नहीं आया होगा, पर होता है, मैंने बोला ना कुछ खुरापती होते हैं। आपके मन में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि अगर मल्टीपल एक्विजिशन हुआ तो क्या होगा, या चेन होल्डिंग होगी तो क्या होगा। नहीं हो सकती, क्या हो सकती, पर आप सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर भी सर बताओ ना क्या होगा? होगा कुछ नहीं। अगर आपको ईओपी आता है और मल्टीपल एक्विजिशन हुआ तो फिर आपकी 2 सेट ऑफ इक्वेशन बनाने की बजाय कितनी सेट ऑफ इक्वेशन बन जाएगी? 3 सेट ऑफ इक्वेशन। 2 सेट की बजाय कितना सेट बन जाएगा? 3 सेट। पर फिर क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी आपको। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्यों? क्योंकि पोस्ट प्री के कैलकुलेशंस फिर दिक्कत देंगे। वो एक के लिए पोस्ट होंगे, एक के लिए प्री होंगे, तो प्रैक्टिकली इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। और एक आखिरी बात ये भी समझ लो आप, क्रॉस होल्डिंग में सब्सिडरी ने होल्डिंग में कब शेयर एक्वायर किए उस डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सब्सिडरी ने होल्डिंग में कब शेयर एक्वायर किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बताओ कंसोलिडेशन किसके लिए कर रहे हो? तो हमें तो सिर्फ ये मतलब है जब अपन ने उस कंपनी के शेयर खरीदे तो उसके प्रॉफिट्स और उसका हमारे प्रॉफिट में कितना शेयर था। अब उसने हमारे प्रॉफिट कब से शेयर करना शुरू किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे तो आज के जो प्रॉफिट है उसमें पूरा उसका शेयर है। अरे बोलो, यानी आप बताइए कि डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे लिए सिर्फ कौन सी वाली रेलिवेंट होगी? द डेट व्हेन होल्डिंग हैज एक्वायर्ड शेयर्स इन सब्सिडरी। सब्सिडरी ने शेयर कभी भी खरीदा हो उससे कोई प्री पोस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। हम कंसोलिडेशन होल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो हम होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे हमने जब शेयर खरीदे तो प्री कितना था और पोस्ट कितना। ये सब समझ में आया? अरे बोलो, तो इतना सब कुछ समझ में आया तो फिर एक सवाल का जवाब आप दे दो। क्या क्रॉस होल्डिंग में होल्डिंग की शेयर कैपिटल कैंसिल होगी? क्रॉस होल्डिंग की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय क्या होल्डिंग की कैपिटल कम करना पड़ेगी? होल्डिंग की कैपिटल सिर्फ 80% बचेगी और तभी वो बैलेंस शीट ग्रुप के रियल ओनर्स की बैलेंस शीट कहलाएगी। अगर आपने होल्डिंग की कैपिटल कम नहीं की तो फिर शेयर कैपिटल में पता है कौन आएगा? सब्सिडरी। शेयर कैपिटल में कौन आएगा? जेड। क्योंकि एक ही शेयर किसके पास थे? जेड के पास। पूरी शेयर कैपिटल रखोगे तो शेयर कैपिटल में कौन आएगा? जेड। यानी पता है ग्रुप का ऑनर कौन कहलाएगा? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। क्या ग्रुप का ऑनर होल्डिंग प्लस सब्सिडरी या सिर्फ होल्डिंग के शेयर होल्डर? तो होल्डिंग के शेयर होल्डर में तो सब्सिडरी भी है, तो होल्डिंग के अदर शेयर होल्डर। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है पता है आपको? यहाँ पे शेयर कैपिटल भी कम होता है, जैसा बायबैक में करते हैं ना। कितना शेयर कैपिटल कम होगा? जितना किसके पास है? सब्सिडी के। तो अब इसी बात है, अपन एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको सारे इम्पैक्ट समझ में आएंगे। पर एक चीज शायद आपको समझ में आ गई, एओपी तक सब कुछ सेम रहेगा पर उसके बाद पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। सॉल्व करने के सारे तरीके ही हमारे क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एक अपने आप में क्या अनोखा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो सबसे पहले आप बताओ कि आपने ये सारी इक्वेशन नोट कर ली है? आप बताएं, ये टर्मिनोलॉजी वर्डिंग समझ में आ रही है आपको? इसे नोट कर लीजिए। आप अभी एक काम करें, इसके बाद में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ पॉइंट्स नोट कराता हूँ, फिर अपन पूरे क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको दोबारा फाइनल नोटिंग दूंगा इसको एकदम क्रिस्प करके। अपन कुछ कोड्स या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जिससे अपन बोलचाल की भाषा में आसानी से समझ सके कहाँ पे कौन सा परसेंटेज लगे। अभी आप नोट कर लो फॉर द टाइम भी। कर लिया? चलिए लिखें। लिखें की पॉइंट्स।
key points for cross holding. Key points for cross holding. पहला, date of acquisition of shares. Date of acquisition of shares by subsidiary in holding has no relevance. Date of acquisition of shares of subsidiary in holding has no relevance. Profits are distributed. Profits are distributed between pre and post. Based on holdings date of acquisition of shares. Based on holdings date of acquisition of shares in subsidiary. Based on holdings date of acquisition of shares in subsidiary. Second, the solution of the question remains the same. The solution of the question remains the same till preparation of AOP. The solution of the question remains the same till preparation of AOP. Thereafter, two sets of linear equations are prepared. Two sets of linear equations are prepared for A. For A, all pre-acquisition reserves and surplus, and B, all post-acquisition reserves and surplus. There is no need, इसी पॉइंट में next line, there is no need to prepare separate equations for each category of reserve and surplus. समझ आए क्या लिखा है? There is no need to create separate equations for each category of reserves and surplus. That is GR, PL, RR, etc. That is GR, PL, RR, etc. ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. और नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. In consolidated balance sheet, holdings share capital will be reduced by value of share capital. Will be reduced by value of share capital. ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू. Will be reduced by share capital. Sorry, value of share capital held by subsidiary. Value of share capital held by
सब्सिडरी। तो जो शेयर कैपिटल सब्सिडरी के पास है उतने से होल्डिंग का शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया ये समझ में? तो ये एक और स्पेशल इफेक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने क्या क्या बातें बताई, तीन चीजें। पहली बात तो क्या बताई अपन ने कि क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा इक्वेशन तक, एओपी के बाद इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना वो अलग से लिख लिया। दूसरी बात, प्री और पोस्ट जब आप लोगे तो आप क्या करना, एक बार आपने इक्वेशन बना दी, उसके बाद में सारे रिसोर्सेज सरप्लस मिला के प्री का एक इक्वेशन और सारे पोस्ट का एक। इसके अलावा डेट ऑफ एक्विजिशन प्री और पोस्ट के लिए सिर्फ किसकी लेना, होल्डिंग ने जब शेयर खरीदा सब्सिडी में, और आखिरी में शेयर कैपिटल एक कम आएगा जितना होल्डिंग के पास क्या है, सॉरी सब्सिडी के पास होल्डिंग का शेयर कैपिटल। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने का। लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल एच लिमिटेड एस लिमिटेड 5 लाख 2 लाख। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, ये क्या दिया है मैंने आपको, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी 2.5 लाख 80%, 70,000 10%, 80% क्या है, किसमें शेयर है, 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, और इसके पास 10% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड। और ये 2.5 लाख और 70,000 दोनों की क्या है, कैरिंग अमाउंट है, कॉस्ट है। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, अलग अलग दे देता हूं। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन 1 लाख, पोस्ट एक्विजिशन 50,000, प्री एक्विजिशन 20,000, पोस्ट 10,000। आपने क्या करना है, COC, then MI, consolidated reserves and surplus, share capital in consolidated balance sheet। और ये निकालने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, you will have to determine what, H post, S post, H pre, S pre। इसकी बस इतना कोशिश कर लेना बाकी फिर कल वापस से समझने की इच्छा हो जाएगी आपकी। ओके, भूल के भी इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, कृपा करके आइएगा। टुमारो विल टेक दिस अप। थैंक यू।